नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात के जरिए विचार करेंगे साझा। मन की बात की होगी 119वीं कड़ी। प्रधानमंत्री मोदी के मध्य प्रदेश दौरे का पहला दिन छतरपुर के बागेश्वर धाम में कैंसर अस्पताल की रखेंगे आधारशिला। दिल्ली में विधानसभा सत्र से एक दिन पहले भाजपा विधायक दल की बैठक आज। महिला समृद्धि योजना समेत आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। जर्मनी में संसदीय चुनाव के लिए मतदान आज। चांसलर पद के लिए फ्रेडरिक मर्ज और ओलाफ शोल्ज समेत 4 उम्मीदवार मैदान में। चैंपियंस ट्रॉफी में चिर प्रतिद्वंद्वी भारत और पाकिस्तान के बीच मैच आज। दुबई में दोपहर 2:30 बजे से शुरू होगा महामुकाबला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 119वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसे आकाशवाणी समाचार, डीडी न्यूज, PMO तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनल पर भी प्रसारित किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम का प्रसारण होगा। इस कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री देशवासियों को प्रेरित करने, समाज में सकारात्मक बदलाव लाने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से मध्य प्रदेश, बिहार और असम की दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। अपनी यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री आज मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बागेश्वर धाम चिकित्सा और विज्ञान अनुसंधान संस्थान की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर बागेश्वर के लोगों में जबरदस्त उत्साह है। प्रधानमंत्री वहां एक विशाल जनसमूह को भी संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित श्री बागेश्वर धाम में जारी 6वें बुंदेलखंड महाकुंभ में रविवार का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। इस दिन पीएम वहां पहुंचकर दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। पीएम के आगमन को लेकर बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं। पीएम के संबोधन के लिए विशाल सभा स्थल तैयार किया गया है, जिसमें 80,000 से 1 लाख तक लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। बागेश्वर महाराज खुद सभी तैयारियों की कमान अपने हाथों में लिए हुए हैं। 19 फरवरी से कलश यात्रा के साथ शुरू हुए बुंदेलखंड महाकुंभ में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। पीएम के आगमन ने इस आयोजन को और यादगार बना दिया है। श्री बागेश्वर धाम आने वाले श्रद्धालु पीएम का दिल खोलकर स्वागत करने को उत्सुक हैं। हम लोगों को बहुत खुशी है। ऐसे माहौल में, ऐसे उत्साह में सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को, या बागेश्वर धाम सरकार को, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को। हिंदुस्तान में जो भी काम किया है उन्होंने ऐतिहासिक काम किया है और जो भी काम करेंगे वो ऐतिहासिक काम करेंगे। बड़ी गौरव की बात है कि जो हमारे यहाँ नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री जी बागेश्वर धाम आने में बहुत उत्साह हुआ है। देश के प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। पिछली बार आए थे खजुराहो, उनने नहर परियोजना का उद्घाटन भी किया था। अब आ रहे हैं यहाँ तो कैंसर का अस्पताल बन जाना है, उसमें लोगों को सुविधा भी हो गई। श्री बागेश्वर धाम में जारी भव्य दिव्य तैयारी और श्रद्धालुओं का उत्साह बता रहा है कि पीएम का अभिनंदन शानदार होगा। इस समय हम बागेश्वर धाम में हैं और प्रधानमंत्री यहाँ पर बागेश्वर धाम जो मंदिर है वहाँ पर दर्शन करेंगे और यहाँ पर जो एक भव्य यहाँ पर तैयारी की जा रही है। प्रधानमंत्री यहाँ पर जनसमूह को भी संबोधित करेंगे, जिसके लिए यहाँ पर तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर विशाल पंडाल जो है वो लगाया गया है, जहाँ पर कि आसपास जो बुंदेलखंड रीजन के तमाम लोग जो है यहाँ पर बड़ी संख्या में जुटेंगे प्रधानमंत्री को सुनने के लिए और इसके लिए यहाँ पर बागेश्वर धाम में जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। कैमरामैन राधे कृष्ण के साथ अजीत द्विवेदी, DD न्यूज, बागेश्वर धाम, छतरपुर, मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज श्री बागेश्वर धाम में एक कैंसर अस्पताल की आधारशिला रखेंगे। 100 बिस्तरों वाले इस अत्याधुनिक अस्पताल से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैले बुंदेलखंड के जिलों को बेहद लाभ होगा। स्थानीय लोग जन स्वास्थ्य से जुड़े इस उपहार को लेकर बेहद उत्साहित हैं। रविवार 23 फरवरी का दिन
बुंदेलखंड के लिए बड़ी स्वास्थ्य पहल का उपहार साथ ला रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित श्री बागेश्वर धाम में कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र की आधारशिला रखेंगे। 100 बिस्तरों वाला ये अत्याधुनिक अस्पताल मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई जिलों के लोगों के लिए बेहद लाभकारी होगा। अस्पताल अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप और सभी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। 100 बिस्तरों से शुरुआत के बाद इसका विस्तार 300 से 400 बिस्तरों तक किया जाएगा। मरीजों के परिजनों के रहने के लिए सभी सुविधाओं वाली धर्मशाला का भी निर्माण होगा। अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिरों में अस्पताल होने चाहिए और बागेश्वर बालाजी के इस मठ से एक नूतन नवाचार हो रहा और पूरे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी 23 फरवरी को बालाजी का पूजन करके दर्शन करके और शिलान्यास करेंगे तो निश्चित रूप से पूरे विश्व में एक नवाचार परंपरा का प्रारंभ होगा, एक नव युग का प्रारंभ होगा। अब बागेश्वर धाम से भोजन भी मिलेगा, जीवन भी मिलेगा और भजन भी मिलेगा। निजी अस्पतालों में कैंसर के उपचार का भारी खर्च वहन करने में असमर्थ क्षेत्र के लोगों के लिए इस अस्पताल का शिलान्यास किसी वरदान से कम नहीं है। स्थानीय लोगों को विश्वास है कि इस अस्पताल के बन जाने के बाद कैंसर पीड़ितों के जीवन में उम्मीद का नया उजाला आएगा। सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है जो केंद्र बिंदु बुंदेलखंड का, और इसमें इतनी बड़ी सौगात मिल रही कैंसर अस्पताल की, ये बहुत बड़ा हर्ष का विषय है। पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। बागेश्वर धाम में मोदी जी आ रहे हैं और कैंसर अस्पताल का शिलान्यास हो रहा है, जिससे बुंदेलखंड के लिए बहुत बड़ी सौगात है। कैंसर अस्पताल इतनी बड़ी सौगात है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। इसमें क्षेत्र को बहुत ज्यादा उत्साह एवं खुशी है और इसका लाभ भी मिलेगा। माननीय महाराज जी और माननीय मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। पहले भागने आए तो सर बहुत दूर का अस्पताल है, अब इससे सारे गरीब आदमी तत्काल यही अगर नजदीक में पहुंच जाए बहुत अच्छा लगा हमें। क्षेत्र के लोग उस पल का बेहद उत्साह से इंतजार कर रहे हैं जब प्रधानमंत्री श्री बागेश्वर धाम कैंसर अस्पताल और रिसर्च इंस्टीट्यूट का शिलान्यास करेंगे। श्री बागेश्वर धाम अपनी इस पहल से जनसेवा का संदेश आगे बढ़ा रहा है। बुंदेलखंड क्षेत्र में कैंसर एक बड़ी बीमारी है और बड़ी संख्या में लोग यहां पर इस बीमारी से ग्रसित होते हैं। इस कैंसर अस्पताल के बनने के बाद न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि उत्तर प्रदेश को मिलाकर बुंदेलखंड रीजन के करीब 15 से 20 जिलों को इसका लाभ मिलेगा और एक बड़ी सौगात ये कैंसर अस्पताल यहां के लोगों के लिए होगा। कैमरामैन राधाकृष्ण के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, बागेश्वर धाम, छतरपुर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज जयपुर के 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। अपनी यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति जयपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के 14वें दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। दिल्ली में विधानसभा सत्र से एक दिन पहले आज भाजपा विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। बैठक भाजपा प्रदेश कार्यालय में होगी। बैठक में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत सभी मंत्री और विधायक मौजूद रहेंगे। विधानसभा सत्र के लिए भाजपा अपने विधायकों को दिशा निर्देश देते हुए मार्गदर्शन करना चाहती है, जिससे कि पहली बार चुनकर आए विधायकों को विधानसभा के कुछ नियमों के बारे में जानकारी दी जा सके। बैठक में महिला समृद्धि योजना समेत सरकार की आगे की रणनीति पर भी चर्चा होगी। वहीं बैठक में 24 फरवरी से 27 फरवरी तक चलने वाले 8वीं विधानसभा के पहले सत्र के महत्वपूर्ण मुद्दों के अलावा विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव के अलावा सरकार द्वारा आम आदमी पार्टी के कार्यकाल के दौरान लंबित कैग की रिपोर्ट भी पहले सत्र में पेश किए जाने को लेकर चर्चा होगी। तेलंगाना के नगर कुर्नूल जिले में एक सुरंग की छत गिरने से कम 8 श्रमिकों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। इस घटना में कई श्रमिक घायल हुए हैं। श्रमिकों को निकालने के लिए बचाव अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने संबंधित अधिकारियों को मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए हैं। यह घटना कंक्रीट के एक सेगमेंट के फिसलने के कारण हुई। ये सेगमेंट श्री शैलम लेफ्ट बैंक नहर सुरंग के नाके पर रिसाव को रोकने के लिए लगाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को फोन कर सुरंग में फंसे कर्मियों को सुरक्षित निकालने पर चर्चा की। उन्होंने बचाव प्रयासों में हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि देश की कुछ गतिविधियों के लिए अमेरिकी फंडिंग पर ट्रंप प्रशासन की तरफ से मिली जानकारी चिंताजनक है और सरकार इसकी जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि यूएसएड को भारत में सद्भावनापूर्ण गतिविधियां करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों की जानकारी मिली है। निश्चित रूप से यह विचार का विषय है। Information has been put out there
by the Trump administration people. And obviously that is concerning. It would suggest that, there are activities which has a certain objective out here to push a narrative or a viewpoint. I think as a government, we are looking into it because, such organizations have an obligation to report. And my sense is, the facts will come out. Now, I read saying, so-and-so dealt with USAID or so-and-so. Look, it's not a question of did you deal with USAID or not. USAID was allowed, has been here historically. But USAID was allowed here in good faith, to do good faith activities. Now, suggestions are being made out of America that there are activities which are in bad faith. So, it surely warrants a look. And if there is something to it, I think the country should know who are the people involved in the bad faith activities. केंद्र और तमिलनाडु सरकार के बीच राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर बहस छिड़ी हुई है। इस मुद्दे पर तमिलनाडु के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के अन्नामलाई ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इसे अनावश्यक विवाद बताया है। के अन्नामलाई का कहना है कि कुछ राजनीतिक दल देश को भाषा के आधार पर बांटना चाहते हैं। उन्होंने महाकवि भारती का उदाहरण देते हुए कहा कि मातृभाषा सभी के लिए महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक भारतीय भाषा का अध्ययन करने पर जोर देती है। ये कोई भी भाषा हो सकती है। Some political parties still want to divide our country only based on language. Of course, for everybody, mother tongue is important. And there is this very famous saying where if I say Mahakavi Bharati called Tamil as the greatest language. He called Tamil as the greatest language after knowing more than 10 languages. So it is important people should study more languages. The new education policy talks about 3 languages, where the medium of instruction will be in your mother tongue till class 5 and up to class 8. Priority would be given for mother tongue. Then English is one medium of instruction. Then one among the Indian language, you make an effort to study as a language. It could be any of the language. For example, Tamil Nadu, it could be any of the Dravidian other languages also. And political parties are unnecessarily making controversy. I don't think people of Tamil Nadu are accepting the DMK or any other political party viewpoint. It's just a matter of time before even the DMK would be forced to accept it because the people's reaction says all. केरल में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कोट्टायम के 6वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने छात्रों को स्नातक उपाधियां, स्वर्ण पदक और अन्य पुरस्कार प्रदान किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि विकसित भारत बनाने के लिए अनुसंधान और विकास पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। 5 national centers of excellence for skilling is happening so that we can make in India, for India, and make in India for the globe. We take fund of funds, like the way we did startup fund of funds, which today has made our startup numbers go to about 1.80 lakhs. 50,000 Atal tinkering labs have also been given the support. We allocated 20,000 crores for research and development, other than what I've said already. केंद्र सरकार के विधि मंत्रालय ने एडवोकेट संशोधन बिल का संशोधित मसौदा आम जनता के सुझाव के लिए जारी किया है। इससे पहले जो इस प्रस्तावित बिल को लेकर मसौदा जारी किया गया, उस पर देश भर से तमाम सुझाव आए थे, जिसके बाद संशोधित मसौदा को अब जारी किया गया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत की मजबूत आर्थिक नीतियां और तेजी से हो रहा विकास देश में ही अपार अवसर पैदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत का भविष्य उज्जवल है और युवाओं को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। वो आज दिल्ली विश्वविद्यालय के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में चल रहे लिटरेचर फेस्टिवल में छात्रों से रूबरू हुए। हरदीप सिंह पुरी ने भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था पर जोर दिया और कहा कि देश आज $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन चुका है और ब्रिटेन को भी पीछे छोड़ चुका है। उन्होंने पूछा कि जब भारत आर्थिक रूप से आगे बढ़ रहा है तो गिरती हुई अर्थव्यवस्थाओं की ओर रुख करने का क्या तर्क है। उन्होंने पंजाब से बड़े पैमाने पर हो रहे पलायन पर चिंता जताई और कहा, हमने पंजाब में एक पूरी पीढ़ी खो दी है। To go out at this point when your own country is
becoming a developed country and giving you those opportunities. What is happening in places like Punjab? We have lost an entire generation, partly due to drugs and partly by this everybody wanting to send their kids out. There's human trafficking which takes place. All this other way. Why do they want to go abroad? And the guys who are going to educational institutions which are actually only certification shops, where they get something and then they work as truck drivers, they can do very well. But highly educated graduates, postgraduates, they're left in the lurch. और यहाँ समाचार में रुक रहे हैं एक अल्प विराम के लिए, बने रहिए हमारे साथ। अगर आप एक ऐसी धरती की तलाश में हैं जहां अनंत संभावनाएं और अपार अवसर एक साथ मिलते हों, जहां एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड ऑटोमोटिव टेस्टिंग ट्रैक हो और दुनिया के प्रमुख वाहन निर्माता स्थित हों, जहां भारत की 27% ऑर्गेनिक फसलें 11 यूनिक एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में उगाई जाती हैं, जहां 300 से अधिक फार्मा कंपनियां दुनिया के 160 देशों में दवाइयों का निर्यात कर रही हों, जहां कॉटन, सिल्क और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग नई इंडस्ट्रीज के साथ विकसित हो रही हों, जहां 1 लाख एकड़ से अधिक का इंडस्ट्रियल लैंड बैंक और प्राकृतिक संसाधनों की भरपूर उपलब्धता हो, जब ये सारी संभावनाएं एक जगह मिलती हों, तो समझ जाइएगा कि आप भारत के हृदय मध्य प्रदेश में हैं। स्वागत है आपका 8वें ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 में, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन को आगे बढ़ा रहे हैं। आप आइए, आपको लगे पॉलिसी से आउट ऑफ वे भी जाना हो तो सरकार तैयार है आपकी सारी मदद करने के। इन्वेस्ट मध्य प्रदेश, अनंत संभावनाओं का प्रदेश। 24 और 25 फरवरी 2025, भोपाल, मध्य प्रदेश। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। सर, आपका केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान, सावधान। 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार और आइए अब बात करते हैं दिव्य और भव्य महाकुंभ की। आस्था और विश्वास के अनुष्ठान महाकुंभ को आज 42 दिन हो गए हैं। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के स्नान के साथ मेले का समापन हो जाएगा। कुल मिलाकर मेले के 3 दिन ही शेष रह गए हैं। मेले की शुरुआत से लेकर अब तक 60 करोड़ 74 लाख श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं। आज रविवार होने के कारण संगम के घाटों पर सुबह से ही लोगों की भीड़ है। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया में कुल 120 करोड़ सनातनी हैं। इस लिहाज से महाकुंभ में दुनिया के आधे से अधिक सनातनी त्रिवेणी संगम में पावन डुबकी लगाकर पुण्य फल प्राप्त कर चुके हैं। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने वाले श्रद्धालु भारी संख्या में अयोध्या भी पहुंच रहे हैं। अयोध्या में भीड़ प्रबंधन को लेकर प्रशासन की ओर से जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं। लोगों की सुविधा के लिए शहर में पर्याप्त संख्या में होल्डिंग एरिया और पार्किंग बनाए गए हैं। महाशिवरात्रि को लेकर भी तैयारियां चल रही हैं। अयोध्या के प्रमंडलीय आयुक्त गौरव दयाल ने बताया कि भीड़ प्रबंधन के इंतजाम किए गए हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के ग्रुप ए में भारतीय क्रिकेट टीम अपने चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से भिड़ेगी।
भारत ने टूर्नामेंट के पहले मैच में बांग्लादेश को हराया था। ऐसे में आत्मविश्वास से भरी भारतीय टीम की नजर पाकिस्तान को हराकर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल के लिए अपनी दावेदारी को मजबूत करने पर होगी। चैंपियंस ट्रॉफी का महामुकाबला, भारत बनाम पाकिस्तान। बुलंद हौसले के साथ उतरेगी टीम इंडिया। दुबई में दिखेगा भारत का दम। भारतीय क्रिकेट टीम चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान से भिड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। टीम इंडिया अपने दूसरे मुकाबले में अपने चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से भिड़ेगी। टूर्नामेंट के पहले मैच में शानदार जीत करने वाली भारतीय टीम अपने बड़े हौसले के साथ मैदान पर उतरेगी। वहीं पाकिस्तान को अपने पहले मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ हार झेलनी पड़ी थी, तो जाहिर है कि यह मुकाबला पाकिस्तान के लिए कितना अहम होगा। लेकिन आंकड़ों पर नजर डालें तो पाकिस्तान की टीम भारत पर भारी नजर आती है। अब तक वनडे मुकाबलों में दोनों टीमें कुल 135 बार भिड़ चुकी हैं, जिसमें से पाकिस्तान ने 73 मैचों में जीत हासिल की है। वहीं भारत के नाम 57 मैच रहे हैं। दोनों टीमों के बीच 5 मुकाबले बेनतीजा रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में दोनों टीमों के प्रदर्शन पर नजर दौड़ाएं तो भारत और पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में 5 बार आमने सामने हुए हैं, जिसमें से पाकिस्तान ने 3 मैच और भारत ने 2 मुकाबले जीते हैं। तो आंकड़ों के लिहाज से जाहिर है कि पाकिस्तान का पलड़ा भारी है। हालांकि आंकड़ों से उलट भारतीय क्रिकेट टीम की हालिया प्रदर्शन के लिहाज से देखें तो टीम इंडिया किसी भी टीम को टक्कर देने के लिए तैयार है। कप्तान रोहित शर्मा पर एक बार फिर से टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी होगी। रोहित के साथ शुभमन गिल पर भी इस बार फैंस की नजरें रहेंगी। बांग्लादेश के खिलाफ शतकीय पारी खेलकर उन्होंने टीम के लिए अपनी उपयोगिता दर्शा दी है। तीसरे नंबर पर विराट कोहली अपने बल्ले की नुमाइश करने के लिए तैयार होंगे, तो वहीं पिछले मैच में नाबाद 41 रन बनाने वाले केएल राहुल से भी टीम को उम्मीदें होंगी। वहीं गेंदबाजी की बात करें तो बांग्लादेश के खिलाफ मैच में मोहम्मद शमी का शानदार फॉर्म दिखा था। पाकिस्तान के खिलाफ उन पर बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। शमी के अलावा हर्षित राणा, अक्षर पटेल भी पाकिस्तान के खिलाफ अपने पिछले प्रदर्शन को दोहराने के लिए तैयार होंगे। वहीं इस टूर्नामेंट के पहले मैच में हार झेल कर आ रही पाकिस्तान की टीम हर हाल में भारत पर जीत दर्ज करना चाहेगी। सेमीफाइनल की रेस में बने रहने के लिए पाकिस्तान की टीम हर हाल में ये मैच जीतना चाहेगी। वहीं भारत की कोशिश टूर्नामेंट में अपनी दूसरी जीत दर्ज कर सेमीफाइनल के लिए अपनी दावेदारी और मजबूत करने की होगी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और इस फिट इंडिया साइकिलिंग अभियान की निरंतरता को बनाए रखते हुए केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल के कार्यक्रम के अभियान को आगे बढ़ाया। खेल मंत्री के अलावा इस कार्यक्रम में रोइंग के खिलाड़ी अर्जुन लाल जाट ने भी हिस्सा लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य फिटनेस और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है, ताकि फिटनेस के तौर पर साइकिल चलाने की संस्कृति का निर्माण किया जा सके और पर्यावरण को हरा भरा बनाया जा सके। साथ ही समुदाय की भावना का निर्माण भी किया जा सके। जिन्हें ओबेसिटी के खिलाफ मूवमेंट चालू करी है, ओबेसिटी अगेंस्ट एक बहुत बड़ा कैंपेन चालू करा है और एक कैंपेन का एक अहम पार्ट है साइकिलिंग करके हम ओबेसिटी को कम करें, 10% ऑयल का यूज कम करें ताकि देश स्वस्थ रहे। स्वस्थ देश समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़, क्योंकि ये भरोसा है सच का। नमस्कार।